चलिए आराध्या बताइए कहाँ तक हम लोगों ने क्लास लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट पॉइंट बोलिए जल्दी से। हेलो आराध्या, डेविन। तो हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था कि 3 पीरियड में 8 एलिमेंट्स वाला, पीरियड थर्ड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स। अच्छा हाँ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट पीरियड, ये टॉपिक था। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में। अब तो क्लियर है, एक दफा कंफर्म कर दीजिए। दिव्यांशु कंफर्म करो, आवाज सबको क्लियर आ रही मेरी? यस सर। चलिए टॉपिक डालिए, पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज शुरू हुआ, अब हर जगह काम, हर क्लास में आएगा आज के बाद से। सुना सारे लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसको हम कहते हैं जेड इफेक्ट। इसमें पहला पॉइंट ये करना है कि सर कि देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इस तरह आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपसे कोई आदमी ये पूछे कि द एक्चुअल नंबर ऑफ, लिखिएगा नहीं, द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये जेड को हम लोग प्रोटॉन, याद है हम लोग इसको प्रोटॉन नंबर से डिनोट करते थे हमेशा, बोर्स मॉडल प्रोटॉन नंबर, इसी को न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। और बेसिकली यही एटॉमिक नंबर है। इफेक्टिव बाद में पढ़ें, पहले आप ये समझें, मैं इसलिए बेसिक को पकड़िए। कोई कहे सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज बताओ, 11, प्रोटॉन 11, न्यूक्लियर चार्ज भी 11। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। एक ही आवाज आ रही है, और लोग तो बोले प्लीज। यस सर। हाँ, थैंक यू। हेलो अक्षर सिन्हा, हाउ आर यू अक्षर सिन्हा? आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। लिखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी बताया नहीं है, उससे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ा, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। जब हो जाए तो बताइएगा। सर किसी भी एलिमेंट के लिए प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर या नहीं, सबका अलग अलग होगा। सोडियम का अलग है, प्रोटॉन का नहीं, एक एलिमेंट के लिए 3 चीजें सेम होंगी ना। हाँ, एक ही एलिमेंट का तो ऑब्वियसली एक सोडियम है, तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 ही ना रहेगा साइंटिस्ट। ओके, यस यस यस। क्या सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए, लिखिएगा। अब मेरी बातें 3-4 मिनट तक समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, बताइए इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा कि नहीं? जल्दी बताइए। इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। वेरी गुड। लेकिन अगर इसी ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, या ऑर्बिटल किसी में का और इलेक्ट्रॉन आ जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस का फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, पूरा का पूरा। लेकिन जैसे एक और इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आ गया, तो बताइए ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर फोर्स पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब पहले से कम हो जाएगा कि नहीं? या ऐसे समझिए, फिर से समझिए, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था,
अब बताइए इसी में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी ये लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, तो अब थोड़ा सा इस पर कम हो गया कि नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ना दिव्यांशु Yes, बोलना sir. है, ना देवी बोलना है, सब लोग बोलिए तब मजा आएगा टॉपिक में पढ़ाने में। सब लोग बोलिए, समझ में बात आई? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। और ये तो हुआ एक ही शेल में। अगर हम इस तरह बहुत सारे शेल भी कर देते तो देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन पर हमको मेन आउटर इलेक्ट्रॉन ही को देखना है। किसी भी बिल्डिंग में आप घुसेंगे तो मेन सबसे पहले कौन रहेगा? गार्ड। पूरे एटम का जो गार्ड है ना, यही आउटर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये जो इनर शेल है इसकी वजह से रिपल्शन भी तो लग रहा होगा इस पर, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो न्यूक्लियस का जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंगल इलेक्ट्रॉन में लगता है अब इतना नहीं लगेगा यहाँ, इसलिए नाम पड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि मान लीजिए सोडियम में प्रोटॉन 11 है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 से कम होगा, क्योंकि ये इनर शेल की वजह से उस आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो जाएगा। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पूरा का पूरा रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर दोबारा Na+10 मैंने कर दिया, Na+10 का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 11 है। तो आप बताइए ये प्रोटॉन 11 है, अब इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए ये 11 प्रोटॉन का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए सारे लोग। yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब हम सोडियम की बात करें 11, तो अब बताइए 281, अब आउटर इलेक्ट्रॉन पर, जबकि यहाँ भी प्रोटॉन 11 है, यहाँ पर अब 8 है, तो अब बताइए इनर शेल इस दोनों के बीच में आकर आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. बचा रहा है। बचा रहा है। इसी को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द नेट पॉजिटिव, आप वर्ड कहेंगे नेट पॉजिटिव चार्ज। ये जो रिपल्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पर स्लाइटली कम हो गया। पहले यहां पर भी 11 प्रोटॉन था तो ये न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। इसलिए जैसे वेक्टर में कहते हैं ना रिजल्टेंट, वही हाल यहां पर रिजल्टेंट है। यहां भी 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन पर इस इनर शेल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेसिकली प्रोटॉन नंबर ही है। अगेन आई रिपीट, न्यूक्लियर चार्ज तो प्रोटॉन नंबर है ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेसिकली प्रोटॉन नंबर ही है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांशु, देविन, अक्षर, सबको समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कब कब रीजन होगा? जब एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या बहुत ज्यादा शेल हो जाएं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है, या मल्टी शेल में, या बहुत सारे ऑर्बिटल ऑर्बिट में। याद रखिए जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लगता, इसलिए नाम पड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलिए, किसी को कोई डाउट है हाँ या ना? जल्दी बताइए। No, No, sir. sir. इसीलिए अब आप, यही है, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया आपको न्यूक्लियर चार्ज। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, देखिए पहले पूरा अच्छे से लिखिए। वैलेंस शेल लिखिए अच्छे से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सफर force of attraction due to nucleus.
अच्छे से लिखिए, ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों लगेगा जल्दी बताइए? ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। यस Yes, सर, आपने sir. सफर के बाद क्या लिखा है? अच्छा सफर, पूरा फुल फॉर्म लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके फुल सर। फॉर्म, हाँ आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। एकदम मैं ऐसे लिखा रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट, अब बताइए, हम एक नया टर्म समझ रहे हैं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और से सुनिए, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on outer electron due to inner shell electron। जानती इसको क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। एक नया टर्म पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया जिसमें दोनों आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी और शील्डिंग भी। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ? इनर शेल की वजह से हुआ ना। तो इनर शेल बचाने का काम कर रहा है, बचाने का काम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे ये बल्ब जल रहा है, उसके ऊपर आप चादर रख दीजिए तो रोशनी कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे हेलो, Yes, sir. हाँ इसी का आप जिसने शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सही से नहीं पढ़ा उसको हर जगह परेशान है। ये दो टर्म्स ऐसे हैं, अभी 5-10 मिनट के टर्म्स में दोनों की मीनिंग अच्छे से समझिए। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया, क्यों भाई? तो भाई इनर शेल की वजह से अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था आउटर इलेक्ट्रॉन पर उतना नहीं लग पाया, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से कम हुआ तो इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। बचाना तो इनर शेल एक्ट एज अ शील्डिंग, स्क्रीन द आउटर इलेक्ट्रॉन। बोलिए आ रहा है समझ में? यस सर। इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड माने बचाना। दिव्यांशु आप भी बोलिए, दिव्यांशु और अक्षत आप भी बोलते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्क्रीनिंग, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। क्यों? इनर शेल की वजह से। आगे बढ़ें। Yes, sir. आप बताइए शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से हुआ? रिपल्शन की वजह से अट्रैक्शन कम हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। इसलिए Yes. इसीलिए याद रखिए, हायर कंसेप्ट याद रखिए। कोई कहे तो डेफिनेशन कहे तो आप यही लिखिएगा, लेकिन मैं इसको आपको ये भी बता दूं, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या चीज को बताता है? गौर से सुनिए, टोटल, गौर से सुनिए, टोटल रिपल्सिव फोर्स। भाई इनर शेल रिपल कर रहा है तभी तो स्क्रीन कर रहा है। देखिए फिर से देखिए, ये आउटर है, ये स्क्रीन कर रहा है, तो ये रिपल कर रहा है तभी तो ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम बचा रहा है। बोलिए हाँ या ना। इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट जब भी रहे तो माइंड में रखिए रिपल्सिव फोर्स, टोटल रिपल्सिव फोर्स। टोटल क्या कीजिए? टोटल रिपल्सिव फोर्स। ये समझने के लिए लिख लीजिए कि जितना रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो शील्डिंग का मतलब ही यही है, आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल करके न्यूक्लियस से बचाना। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन ये हुआ कि कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। बस ये डायलॉग याद रखिए। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो रिपल करके बचाता है।
इसलिए याद रखिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए आउटर इलेक्ट्रॉन है। दिव्यांशु आ रहा है और देवेन अच्छे से आ रहा है कि नहीं? यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। यही जो है ना, यही जो है जो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, तो यही है, यही शील्ड ऑफ, यही इनर शेल है जो बचा रहा है, दीवार का काम कर रहा है। शील्ड, इनर शेल, इनर शेल है ये, तो वही लिखा दिया। अभी भी कोई तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब याद रखिए, जब भी एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या मल्टी शेल हो जाए, बहुत सारे शेल हो जाएं, तो उसमें भी यही कंसेप्ट है कि इनर शेल स्क्रीन करता आउटर इलेक्ट्रॉन को। लिख लिया तो बताइए। डन सर। डन सर। अब आइए पॉइंट वाइज लिखते रहिए। उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कहिए या शील्डिंग कहिए, ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, तो बताइए सारे लोग, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन पर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि थोड़ा सा लेस हो जाएगा? जल्दी बताइए। सर लेस हो जाएगा। बहुत अच्छे, कितने अच्छे आदमी हैं आप। एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, बाय न्यूक्लियस। अपनी लैंग्वेज सब में लिखते रहिए कि जब भी कोई डाउट हो तो आपकी पूरी पीएचडी हो शील्डिंग इफेक्ट पर। अभी तो बाहर अब आइए जो मैं आप डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, द नेट पॉजिटिव चार्ज। देखिए द नेट पॉजिटिव चार्ज, अब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर प्रोटॉन, वही नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by outer electron. The net positive outer electron is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge भी बेसिकली प्रोटॉन ही नंबर है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कम है। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, ये सारे लोग भाई उसकी वजह क्या है? वही है, देयर इज, कुछ सोचिए, देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज। रिडक्शन का मतलब कम होना, देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, देयर इज राइट आंसर। हाँ, देयर इज, हाँ स्टूडेंट लिख लिया सारे लोग? पिछला स्लाइड लिख लिया था आपने? Yes. गौर से सुनिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, तो नेट पॉजिटिव चार्ज में कमी क्यों हो गई? तो देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, किसकी वजह से? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। वही है, Yes. वही रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज, समझा कि नहीं? इसलिए कहा जाता है, ऐसे तो सिलेबस में पढ़ना नहीं है, जेड इफेक्टिव जो है ऑलवेज जेड से कम होगा। पहली बात, कितना कम होगा? तो ये मैथमेटिकल फार्मूला जो कि आईपी सब में भी नहीं है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा ही को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? हेलो एवरीवन। स्क्रीनिंग को ये निकालने का तरीका होता है, मतलब वही जो रिपल्सिव फोर्स को कम, ये रिपल्सन की ही वजह से तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। रिपल्सिव, ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से कम हो गया जेड इफेक्टिव। तो याद रखिए, अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो
तो जेड इफेक्टिव 11 से कम होगा। कितना कम होगा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज 3 प्रोटॉन है, लेकिन वहां वर्ड आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मल्टी इलेक्ट्रॉन में आता है, इसलिए मैं क्या ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आपको, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए हाँ या ना। सर ये जेड की जेड वही है ना, प्रोटॉन नंबर, एक्चुअल प्रोटॉन नंबर। सर जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं ना। देखिए जेड इफेक्टिव हमेशा एक्चुअल जेड से कम होगा कि नहीं, जल्दी बताएं आप। सर ये कहां आप ऊपर बना दोगे दोबारा? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। नहीं ये पूरा लिख लिया, जेड इफेक्टिव लेस देन जेड। यस सर। ओके तो आपको मालूम है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा, ये बात क्लियर हुई? यस सर। क्यों कम हुई? रिपल्शन की वजह से इनर्शियल बचाने लगता है। वही तो मैंने लिख दिया फार्मूला, कोई कहे जेड इफेक्टिव का फार्मूला है जो कि आपको जेड माइनस सिग्मा, ये 6 लिखते हैं ना, इसको उल्टा ऐसे करके लिख दीजिए। ओके आया कि नहीं आया अभी भी? सर आया। ये सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ये सबका निकालने का तरीका होता है जो आपको कभी आएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। एक्चुअल प्रोटॉन नंबर, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता चले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली प्रोटॉन नंबर ही है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा। अब आया समझ में? बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट अच्छे से समझ में आया? यस सर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं दूसरा टॉपिक, डालिए एक लाइन छोड़कर। वही है, एनी प्रॉब्लम? जेड इफेक्टिव के नीचे लिख सकते हैं बेसिकली ये कंबाइंड इफेक्ट है। इसका कंबाइंड इफेक्ट है शॉर्ट, ये सब अल्टरनेटिव लैंग्वेज लिखा रहा हूं कि समझने में आसानी। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है ना तो जेड इफेक्टिव एक्चुअल नंबर ऑफ चार्ज कम हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब जेड इफेक्टिव जो कैलकुलेट होकर आता है बेसिकली वो कंबाइन इफेक्ट है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स का, इसीलिए कहा गया जेड इफेक्टिव हमेशा जेड से कम होगा। कंबाइन इफेक्ट, अब इसलिए शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन क्यों हुआ? जो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज है उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से, और वही इनर शेल की वजह से कम हुआ, उसी इनर शेल को हम स्क्रीन शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, इसका क्वेश्चन तो सेकंड चैप्टर में ही है। फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जेड शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग द जेड इफेक्टिव। चलिए पहला है, देखिए गौर से सुनिए। उससे पहले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फैक्टर पढ़ें ये बात क्लियर कर लीजिए। अच्छा मैं जिससे पूछूं जेड इफेक्टिव बढ़ने का क्या मतलब हुआ, बताइए। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, हाँ या ना? बोलिए बोलिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। हेलो एवरीवन। यस तो याद रखिएगा साइज ऑफ एटम छोटा होगा, ये वर्ड हमेशा याद करिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज छोटा हो जाता है। जब साइज का ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे ना, ये रिलेशनशिप याद रखिए।
अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जेड इफेक्टिव जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। कुछ सोचे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ, तो sir. हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब ही हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो मतलब यही है। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और से सुनिए, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव 2s 3s, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? तो कहिए 2s का, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं? 2p और 3p, तो क्या कहिएगा? 2p का ज्यादा होगा, समझा? 4d एंड 5d, तो 4d का ज्यादा होगा, समझा कि नहीं? हेलो एवरीवन, बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब जाके देखिएगा यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के का जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन सब इसी पर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्लोजनेस, जितना नजदीक रहेगा उतना अच्छी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जितना एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आप समझिए रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है तो इफेक्टिव घट रहा है, इफेक्टिव घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट रहा है। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन। यस सर। गुड, Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग। उसके बाद एन टाइप्स ऑफ सबशेल। पहले तो हम एन को देखेंगे, सबशेल का मतलब एसपीडीएफ, सुनिए अच्छे से और से सुनिए। इसमें टाइप्स ऑफ सबशेल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, यहाँ देखिए, सेम टाइप्स ऑफ सबशेल था, एन की वैल्यू सेम थी। अब क्या होगा? जैसे 2p और 2s, अब एन की वैल्यू तो सेम है, तो इसमें आप क्लोजनेस देखिए। इट डिपेंड्स अपॉन, मैं लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये भी वर्ड याद रखिए, इट डिपेंड्स अपॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट। इस सब लाइन को याद रखिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। बताइए, न्यूक्लियस के नजदीक 2s होगा कि 2p होगा? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? सर 2s। 2s होगा, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, याद रखिए। इसलिए ऑर्डर ऑफ इफेक्ट, अगर इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम, और से सुनो, वैल्यू ऑफ n इज सेम, तो याद रखिए s फिर p फिर d फिर f, ये हो गया ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे 5s एंड 5p, बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? तो 5s का, समझा? अगर आपसे कोई कहे 4f एंड 4p, तो 4p का ज्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा 5s 5p एंड 3d, तो बताइए, अब n की वैल्यू भी डिफरेंट है और ये भी है, तो बताओ 5s 5p 3d में क्लोज कौन है न्यूक्लियस के? बताओ, 3d है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। देखो 1s 2s 2p 3s 3d है, इसलिए हमेशा मत रखना कि s न्यूक्लियस s, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए एसपीटीएफ में क्लोज कौन है, तो s है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई 5s ज्यादा क्लोज है 3d, तो बहुत सारे स्टूडेंट s को नंबर दे दे, नहीं भाई, 5 का मतलब फिफ्थ शेल में चले गए ना। देखो मैं बताता हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। बताओ 3d नजदीक है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे, एक ही आदमी फिर बोल रहा है भाई ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका सबसे ज्यादा होगा? 3d, और फिर 5s 5p में 5s का। बताओ, बस मेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या देखना है? नियरर टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के एक, दोनों का एक ही लाइन में आंसर है, पहला फैक्टर का और दूसरे फैक्टर का भी, दोनों को मिलाकर एक पॉइंट। ब्रेकिंग न्यूज, एनडीटीवी, रविश कुमार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना हो तो क्या देखेंगे? न्यूक्लियस के नजदीक कौन कितना है। जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, चलिए अब यहाँ से लिखिए। ये तो लिख लिया था आपने कि नहीं लिखा था? ये पहले बताइए। नो सर, अभी नहीं लिखा। हाँ, आराम से लिखिए, एकदम आराम से लिखिए, और हर दिन पढ़िए, हर दिन पढ़िए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट को हर दिन ये टॉपिक मजबूत होना चाहिए। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट लोग, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अब आप लोगों को? ये पहले नए नए में नहीं आ रही होगी, अब तो पुराने हो गए, अब आ रही है कि नहीं? यस सर। देविन को नहीं आ रहा था पहले शायद। देविन आ रहा है? अरे यार सर। देविन समझ में आ रहा है? देविन, यस सर, आ रहा है। दिव्यांशु आपको आ रहा है? यस सर। सर केमिस्ट्री के लिए कोई साइड बुक भी यूज करनी चाहिए? क्यों लीजिएगा, इम्बेसास सर हैं, हम इतना अच्छा अच्छा पॉइंट्स लिखवा रहे हैं आपको। मैं Okay, sir. अभी अभी देखते रहिए ना, आगे आगे होता है क्या। आप Okay, नोट्स sir. अच्छे से बनाइए, और अगर आपको पढ़ने का शौक है तो एनसीईआरटी पढ़िए बस। अगर सर पढ़ने वो का इनफ है जेई के लिए भी? जेई में अभी इनऑर्गेनिक, हाँ फिजिकल के लिए मैं एक्स्ट्रा बुक बताऊं। इनऑर्गेनिक Okay, sir. ऑर्गेनिक हम पे छोड़िए, बस आप हर दिन Okay, पढ़ते रहिए sir. आधा घंटा, और नोट्स अच्छे से बनाइए। मैं क्यों क्योंकि ऑनलाइन में मैं देख नहीं सकता कि आप लोग Yes, sir. नोट्स बनाते हैं कि नहीं, वरना ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक एक चीज को मैं नोट देखता हूँ, सबका नोट्स देखता हूँ कैसे बनाते हैं। अभी आप हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए है, तो वो मैं Yes, आपको sir. बताऊंगा जैसे अभी स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे शुरू होगा। अभी Okay, जिस sir. स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड को मजबूत कर लिया, और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड को मजबूत करने का सही तरीका है कि लाख आपका बर्थडे पार्टी हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, आप आधा घंटा वक्त हर दिन टीचर के साथ साथ पढ़ें। जिस दिन पढ़ाया जाए उसको पढ़ें, और रफ पेपर पर रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करें। इनऑर्गेनिक लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब देखिए आपको कोई एक भी क्वेश्चन ना बने तो फिर बताइएगा। हेलो एवरीवन, सुन रहे हैं ना मेरे Yes, पॉइंट को sir. आप? Yes, यस। sir. Yes, sir. हाँ, मैं एक एक देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखिए मैं सारी लैंग्वेज क्यों लिखवाता हूँ कि बच्चे को नोट्स के अंदर खुले, ट्रेन में बैठा हो, खुल के अपने से पढ़ ले। एकदम छोटी छोटी बातें लिखाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, आपको आराम से समझ में आए। इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट सब लिखवाता हूँ जानबूझ के, तो बच्चे को एकदम अच्छे से एकदम की अपने से भी पढ़ ले तो अपने से आ जाए। बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो एक दो लाइन ही लिखा रहता है, उतना डिटेल में नहीं लिखा रहता है, और अपनी लैंग्वेज में वो नहीं लिखता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहता है। अब बुक पढ़ने का Yes, शौक, sir. हाँ बुक पढ़ने का शौक हो, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। पहले नोट्स को पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी पढ़ें, तो समझ में आएगा अच्छे से आपको। अभी मैं बहुत मजबूत बनाऊंगा आप लोगों को, बस आप यहाँ से अच्छे से पढ़ें कि पीरियोडिक टेबल सबको मजबूत करें, हर दिन पढ़ें, कुछ भी हो, हाफ ईयरली कोई भी एग्जाम हो, 30 मिनट्स बांध लें कि हमें जो टीचर पढ़ाया है हम उसे पढ़ेंगे बस। देविन, दिव्यांशु सब लोगों ने लिख लिया? अक्षत आप बताइए ना, यस Yes, सर। sir. आप तो कुछ बोलते ही नहीं। अक्षत भाई कुछ तो बोलिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आपने, वेरी गुड। ये लिखिए, Sir, done. ओके ओके, एवरीवन डन? बताइए। नो सर। Yes, sir. हाँ इसीलिए लिखिए, आ रहा सब लोग लिखिए, हाँ वो भी हो जाए तो बता दीजिएगा सब लोग। ट्वेल्थ में इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पढ़ना है, और उसकी वजह यही है, इनऑर्गेनिक कमजोर ट्वेल्थ में इसलिए होता है कि यही पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड बच्चे 12th 11th में नहीं सही से पढ़ते। पी ब्लॉक 13 और 14 आपको 11th में पढ़ना है। 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री में बस फर्क ये है कि 11th में फिजिकल बहुत पढ़ना है, फिजिकल, और 12th में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पढ़ना है। इसलिए 11th की बेसिक चीजें जो हैं, खासकर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, जिसने ये पढ़ लिया तो उसको फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा परेशानी नहीं है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। अब तो लिख लिया? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। ये लिखिए,
तो अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट पेज पर देखिएगा क्वेश्चन होगा। ये मैं जानबूझ के रेफरेंस इसलिए देता हूँ, ये सब आप थर्ड पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको नहीं मिलेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, ये सेकंड चैप्टर में इसलिए पढ़ा दिया गया कि उस वक्त बीच बीच में एसपीडी आपने नहीं पढ़ा था ना, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल समझिए क्वांटम नंबर का एक्सटेंशन है। डन सर। हाँ, अब देखिए मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिपेंड, उसी तरह आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप ये भी हमें पढ़ा दीजिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किन बातों पर डिपेंड करेगा, इसलिए लिखिए टॉपिक डालिए, आप घबराइए नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी लिखिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब भी बोले तो दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल जो है वो स्क्रीन का काम करता है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाता है, समझा कि नहीं? बस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट। Yes, पहला, sir. गौर से सुनिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। आपके पास ये न्यूक्लियस है, एक बात बताइएगा सारे, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, सारे लोग सुनिए, ठीक है? और बताइए शील्डिंग का मेन मकसद है कि इनर शेल आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाएगा। वो सोचिए एस 2s है और एक केसेस में हम मान लें 3s है, तो बताइए 2s ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो लॉजिक Yes, sir. लगाइए ना, जब 2s ज्यादा नजदीक है तो न्यूक्लियस के पूरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये अपने ऊपर ले लेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, सर, sir, ले ले लेगा। लेगा। जब ले Yes, लेगा sir. तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir, कम हो जाएगा। Yes, sir. बस Yes, sir. ये भी इसी बात पर डिपेंड करता है। n के इनवर्स पूछा जाएगा, बता ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, 1s अच्छे से बचाएगा कि 2s, तो ये 1s बचाएगा, 2s भी बचाएगा, 1s और अच्छे से बचाएगा, वो न्यूक्लियस को और घेरेगा, कहेगा हम पर मारो, बॉडीगार्ड है ये, आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी n, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज n की इनवर्सली, ये भी, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि आपके पास शील्डिंग एबिलिटी बोलिए या स्ट्रेंथ बोलिए, बचाने की टेंडेंसी, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब n1 और n1 का ज्यादा, फिर n2 का, फिर n3 का, मतलब ये 1s का ज्यादा, 2s का ज्यादा, 3s का ज्यादा, मतलब 2p का ज्यादा, 3p का ज्यादा, 4p का ज्यादा, ये अपने ऊपर ले लेगा। 3d10 है, 4d10 है, 3d10 का ज्यादा ये है, ये अपने आप को घेर लेगा कि हम पर मारो। हाँ, आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा, पहले तो इसको लिख लीजिए, फिर सब बताएंगे। सर आपने शील्डिंग एबिलिटी स्लैश दे के स्ट्रेंथ लिखा है ना? या ये स्लैश देकर है। लिख लिया साइंटिस्ट, बताइए। Yes, sir. यस Done. सर। थैंक यू। अक्षत आपको समझ में आ रहा है? अक्षत, यस सर। थैंक यू। आप सुने, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरा इफेक्ट जो है, देखिए भाई, पेनेट्रेशन, जो उस पर है ना जेड इफेक्टिव, क्योंकि देखिए जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग का इफेक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बस ये पेनेट्रेशन जब भी आप बोले तो आपको दिमाग में आ जाएगा नियरर टू द न्यूक्लियस, अरे बोलिए ना पेनेट्रेशन इफेक्ट, Yes, sir. क्लोजनेस, या
हर लैंग्वेज में लिख देता हूँ, नियरर टू द न्यूक्लियस, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक हो पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, समझा कि नहीं, नियरर टू द न्यूक्लियस। ये सब भी वर्ड बहुत आएगा आपको पीरियोडिक टेबल में, प्लीज सुनिए। तो अगर आपको ये भी दिमाग में आया होगा कि सर एस तो सब 1s 2s में तो 1s सबसे ज्यादा करेगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग है, और से सुनिए अच्छे से, सबसे अच्छे से एस, फिर बी, फिर डी, फिर एफ। अब लॉजिक है, दो लॉजिक से समझा सकते हैं इसकी। देखिए लिखिएगा नहीं, रुक जाइएगा। इसकी कहते हैं बेटर शील्डिंग इफेक्ट, बेटर शील्डिंग, इसको कहते हैं पुअर शील्डिंग। जानते हैं? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? कोई बताइए, आराध्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? कि सही से नहीं बचाना। जब सही से नहीं, सही से नहीं बचाएगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. पुअर शील्डिंग इफेक्ट मींस रिलेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये सुन लें। आप पढ़िएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन होगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ सबस्ट्रेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बीच बीच में ये सब लाइन बहुत आएगा पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज्यादा जो अच्छे से, क्यों, उसका रीजन सुन लीजिए, दो रीजन है। एस है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा वो पूरा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बर्दाश्त करेगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। इसीलिए इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दूसरा रीजन आप शेप से दे सकते हैं, इसका शेप स्फेरिकल होता है, ये पूरा फोर्स लगा रहा है, ये पूरा बचा रहा है। चूंकि आपको मालूम है एस में कोई नोडल प्लेन वगैरह उतना ज्यादा नहीं रहता, जैसे न्यूक्लियस है पी में है। बताइए ये नोट्स है कि नहीं? नोट्स आ गया यस सर। इधर, तो ये नोट्स के बीच से निकल के इस पर फोर्स लगा देगा, बैलेंस रह जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्यूज शेप, लेस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये डिफ्यूज है। पी जो है डी को कहा जाता है डबल डंबल, ये तो हम लोग बना, देखिए है क्या आपका डबल डंबल, डिफ्यूज्ड, मोर एरिया। जब मोर एरिया है तो जैसे देखिए इसके तरफ से इधर इलेक्ट्रॉन बटा हुआ, जैसे मान लिया, एक बात बताइए, ये न्यूक्लियस है, चोर को मुझे बचाना है, 100 आदमी है, तो 100 आदमी एक जगह खड़ा रहेगा तो आप चोर को पकड़ लेंगे। यहाँ क्या है, 25 आदमी इधर है, 25 आदमी इधर है, चोर इधर से भाग गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया कि नहीं आउटर पर? बोलिए 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 ना। हेलो, Yes, sir. वही है, एस ज्यादा अच्छे से बचाएगा। उसका दो रीजन है, फिर से सुनिए। एस ऑर्बिटल स्क्रीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली, उसके दो रीजन। पहला, बिकॉज इट इज नियरर टू द न्यूक्लियस एज वेल एज लेस डिफ्यूज्ड, लेस डिफ्यूज्ड है तो पूरा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। डी एंड एफ डू नॉट स्क्रीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफ्यूज शेप and larger distance from the away from the nucleus। जो away from the nucleus होगा वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो दूसरे को क्या बचाएगा? सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब ये डायलॉग हमेशा याद रखिए, डीएनएफ की पुअर शील्डिंग। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ जाना। अब पढ़िएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही यही हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना और साइज का घटना। उसका रीजन होगा डीएनएफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। तो याद रखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की मीनिंग के साथ साथ के सबसे अच्छे से कौन करता है, पहले ऑर्डर लिख ले, मैं फिर उसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। बेटर शील्डिंग इफेक्ट,
डन सर। थैंक यू। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए नोट लिखिए पहला पॉइंट लैंग्वेज में कि आपको सेल्फ ऑर्डर से तो आप 1 महीना के बाद भूल जाएंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, इसलिए मैं रीजन अब लिखवा दिया करता हूँ। एस ऑर्बिटल आप लोग को लिखने में कोई परेशानी तो ना होती है कि सर क्या क्यों लिखवाते हैं? नो सर। बोलिए। हाँ नो सर। ये सब इसलिए रहेगा कि मान लिया आपको डाउट रहा तो पढ़ लिया नोट्स को। नोट्स बनाने का मकसद ही यही है कि आपको हमेशा स्फेरिकल इन शेप as well as nearer to the nucleus। नोट्स एकदम साफ साफ बनाइए, अच्छे से बनाइए। It screen the last electron more effective। और एकदम अच्छे से किसी को समझाना हो ना, सिंपल समझे कि भाई न्यूक्लियस के नजदीक है, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये खुद बर्दाश्त कर लेगा, फिर आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। more effective D and F subshell do not shield outer electron more effectively due to diffuse shape। diffuse का मतलब क्या होता है? लार्जर एरिया। diffuse shape तो सर डिफ्यूज शेप से क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो जाएगा, तो आपको न्यूक्लियस को इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने का मौका मिल जाएगा। एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो दूर है, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, तो दूसरे को क्या बचा पाएगा? इसीलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? डन सर। और एक डायलॉग भी याद रखिए, अब तक जितना पढ़ाया कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। मिटा दो इसको, लिख लिया सारे लोग? तो देखिए कंक्लूजन, जब भी देखिए एक बात हमेशा मैं फिर से लिखता हूँ, याद रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, साइज छोटा हुआ। समझा? तो इसलिए Z इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मैं अभी इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप देखिएगा सोडियम और Na+ में बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? जल्दी बताओ सारे लोग, जल्दी फटाफट बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? बताइए ना, Z पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? बताएं। हेलो Na हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज सर Na+ का। Na+ का, इसलिए Na+ की साइज छोटी होती है। आपको पूछा जाएगा व्हाई द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, वही कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। और लॉजिक से भी मैं बता देता हूं, लॉजिक। सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, अब बताओ Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मार रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ तो बराबर की लड़ाई है। बोलिए ना, बराबर की लड़ाई है। हेलो 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 हेलो, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ये लॉजिक याद रखिए। कोई कहेगा Mg+2 Mg+1, बताइए किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा? जल्दी बोलो। Mg+2। Mg+2 का ज्यादा, तो साइज में सबसे छोटा ये होगा। क्यों पीरियोडिक टेबल लिखता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़े साइज छोटा होगा, यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। आपको आगे जान के हैरानी होगी, आपको क्या ऑक्सीजन O- O2-, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है? तो O2-, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो इफेक्टिव, क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम, तो साइज किसका बड़ा होगा? O2- का। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज घटेगा, और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घटेगा और साइज बढ़ जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है वाई क्लोराइड आयन इज बिगर देन क्लोरीन, वाई O2- बिगर देन O, वाई I- बिगर देन I। उसका रीजन यही है कि इफेक्टिव कम है तो साइज बढ़ गया।
Did you understand? Hello Yes, sir. everyone. Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को याद रखना ही है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुना कि नहीं सुना? बोलिए बोलिए। Yes. Yes, sir. सब लोग लिख लीजिए। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव देता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले लिखिए। अरे बताओ डेविन, दिव्यांशु, अक्षर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। सर हाँ, इफेक्टिव को अच्छे से पढ़ लीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो दिमाग में आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा, साइज छोटा, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। सर आप इसके पहले की स्लाइड्स दिखा सकते हैं, मेरे को लगता है एकदम अच्छा अच्छा, हाँ, क्यों क्लियर नहीं दिखा है। सकते? आप इतने अजीम शख्सियत के, हाँ आप आदमी हैं, आप कहिए क्यों नहीं सर दिखाएंगे? इसके भी पहले, इसके भी ओ पहले। माय गॉड, ओके ओके, ये देखिए और बताइए, और पीछे सर ये भी लिखा था। ओ माय, तो हो तो क्या, तो ये लिखिए भाई, आगे है, लिखिए, ये लिख लिया था, यस सर। बस ये भी ये लिख लीजिए। ठीक है सर। ओके, कुछ भी नहीं छूटा आपका। आगे बढ़े, बोलिए। Yes, sir. चलिए, मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, स्क्रीनिंग अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, पहला ऑप्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ नहीं होता? He+1 में नहीं होता है, कि Li+2 में नहीं होता है, कि H में नहीं होता है, सब में नहीं होता है। विच, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ऑल ऑफ दिस, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. अच्छा बताइए, स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है, शील्डिंग इफेक्ट की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? सर मल्टी इलेक्ट्रॉन। यस, So सब multi-electron. में इलेक्ट्रॉन 1 है, सब में इलेक्ट्रॉन 1 है, सब में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो खुद सोचो न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन, तो बचाने वाला तो कोई है नहीं। बोलिए ना, बोलिए, Yes, sir. गवाही दीजिए। तो ये Yes, होता sir. है कॉन्सेप्ट। अब आप सब कुछ पढ़ लिया और यही नहीं मालूम है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और कहीं पर लिख लें अपने लैंग्वेज में, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मल्टी शेल। मल्टी शेल, मल्टी भी इलेक्ट्रॉन और मल्टी शेल भी। अगर एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो वहां भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अट्रैक्शन लगने की वजह से नेट कम हो जाएगा। बोलिए बोलिए, आ रहा है समझ में? हेलो सर मल्टी शेल में भी होगा ना? हाँ, मल्टी शेल में तो होबे करेगा, होगा ही, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा है ना, शेल बढ़ेगा तो बताइए, इनर शेल बढ़ रहा है ना। हम आपको कोई कंफ्यूज करेगा नहीं, बताओ, अब एक ही शेल है, तुम कह रहे हो इनर शेल, एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो नेट दोनों पर कम हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, हेलो। यस सर। हाँ, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलना है, चाहे मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही शेल हो, 2 शेल हो, इसलिए लिख लीजिए जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल। जल्दी बताइए, एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक ही लाइन में याद रखिए बस। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन चाहे मल्टी शेल में हो या एक ही शेल में, उससे मतलब नहीं है। हेलो एवरीवन, बताइए, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस यस, आगे बढ़ें, बताइए। Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए डिटरमाइन जेड इफेक्टिव, जिसने बता दिया आपको आंसर देना है।
Z effective डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जिसने आंसर दे दिया मैं समझूंगा कि बहुत अच्छे आदमी है वो, सीईओ से। इसका करेक्ट ऑर्डर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा, कौन सा ऑर्डर सही है बताइए आप। Yes, David, congratulations. Very good. ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, हेलो। यस सर करेक्ट है। हाँ, लेकिन हम सबको Yes. चेक कर लेंगे, हम यहाँ पर सबको चेक, +2 है, +1 है, +3 का तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर +2 होना चाहिए। I प्लस का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि I माइनस के इनवर्सली, ये भी गलत है। यहाँ पर O का ज्यादा होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो O का ज्यादा नहीं है, O माइनस का ज्यादा दियो, गलत है। बोलिए आगे बढ़े, गवाही दें आप। सर एक बार नोट कर ले। हाँ नोट कर लीजिए। नोट नहीं किए थे तुम? सर लास्ट ऑप्शन रह गया। ओके ओके। डन सर। थैंक यू। तो आप देखिए मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर स्क्रीनिंग अच्छे से पढ़ा दिया, दो क्वेश्चन करा के आपका डाउट भी क्लियर कर दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एप्लीकेबल है ना क्या कहते हैं स्क्रीनिंग एप्लीकेबल है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस का होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एस का ज्यादा होता है। ओवर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, डी और एफ का होता है। शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सही से बचा नहीं पा रहा है, जब सही से नहीं बचा रहा है तो फिर होगा। ये सब टर्म बहुत आगे आने वाले एक आध क्लास के बाद, जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी सब पढ़ेंगे तो ये सब टर्म बहुत आएगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर। Yes, अब sir. आइए, हाँ अब आइए सम, एक मिनट है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला लिख लिया तो बताइए। डन सर। Yes, sir. लिख लिया। सबसे पहला लिखिएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखिए, या एक, अच्छा चलिए ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अब इसको ये भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, आप लिख करके स्लाइड पर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में कौन में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या पहला डॉट। तो लिखिए एलिमेंट्स, बहुत आसान है, एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ बस पहला आसान है, आर कॉल्ड representative। Elements of S and P block element are called representative। क्यों कहते हैं रिप्रेजेंट का मतलब मैं समझा देता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का दूसरा नाम है नॉर्मल एलिमेंट। बताइए फिर कभी भी केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहे या नॉर्मल एलिमेंट कहे, एस एंड पी ब्लॉक है। रीजन देखिए मैं क्या बात, क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बिकॉज रीजन भी लिख लीजिए फिर मैं सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं आस्ते ही बोलना, अब आवाज आ रही है, बोले हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ मैं आस्ते ही बोल रहा था, बिकॉज देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। अच्छा
या एक मिनट रुक जाइएगा, क्या मैंने नहीं बताया था 13 ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ 14 ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो बोलो बोलो। 15 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में Yes, 5 sir, होगा, बताया था। 16 है, हाँ इसलिए इसका नाम पड़ा। और एस ब्लॉक में वही था, ग्रुप फर्स्ट है तो 1, इसलिए इसका नाम पड़ा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसलिए क्यों पड़ा, बिकॉज देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर, इसीलिए इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पड़ा। तो जब भी केमिस्ट्री में पूछा जाए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है तो एस एंड पी ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक को नहीं कहा जाए क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन वहां अलग अलग भी आता है, ग्रुप नंबर आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, किसी में करता है किसी में नहीं करता है, कुछ में करता है कुछ में नहीं करता, इसलिए डी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहा गया। बताइए रीजन से समझ में आ गया क्यों कहा गया रिप्रेजेंटेटिव? बोलिए हेलो एवरीवन। यस थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया, बताइए। डन सर। Yes, sir, done. गुड, आप देखिए, आप ध्यान दीजिए अच्छे से। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है टिपिकल एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। एलिमेंट्स ऑफ, फिर क्यों कहते हैं टिपिकल, कहते हैं नहीं आदमी बहुत टिपिकल आदमी है, उसी तरह मैं समझाऊंगा। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, कौन सा पीरियड जल्दी बताइए सारे लोग? थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड टिपिकल हम आपको समझाएंगे। थर्ड पीरियड में कौन कौन है तो देखिए, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और 13 है ना एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ग्रुप 18 को छोड़ो। ये थर्ड, ये पीरियड थर्ड है। आपको मालूम पीरियड थर्ड है तो ये एस ब्लॉक, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15, ग्रुप में 15 है, 16 है, 17। आया समझ में? आया? बोलिए बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। अब क्यों कहते हैं, देखिए बिकॉज दे describe the of all other because they describe the properties of all other elements present in their own group। अब मैं बता रहा हूँ क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे मिसाल के तौर पर ले, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, देखिए ग्रुप फर्स्ट में, देखिए हर दिन एकदम ग्रुप पर एकदम कमांड कर लीजिए। ग्रुप फर्स्ट में आपको था लिथियम, लीना का रब से फरियाद था कि ये पीरियड सेकंड है, ये पीरियड थर्ड, ये टिपिकल एलिमेंट। जानते हैं सोडियम की प्रॉपर्टीज बाकी ऑल प्रॉपर्टीज के सिमिलर है। लिथियम को ग्रुप फर्स्ट की अगर प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी है तो आप उस ग्रुप के सेकंड मेंबर को चेक कीजिए। फर्स्ट मेंबर को क्यों नहीं? फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज
इंटायरली डिफरेंट होती है। आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर एनोमेलस बिहेवियर। जैसे किसी क्लास में टॉपर की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अलावा एक बच्चे को देखकर बताते हैं कि भाई इस बैच का ये है बच्चे इस तरह। इसलिए किसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखनी हो तो हम फर्स्ट मेंबर को देखेंगे कि सेकंड मेंबर को देखेंगे, जल्दी बताइए सारे लोग। किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी हो तो हम फर्स्ट मेंबर को देखेंगे कि सेकंड मेंबर को देखेंगे, जल्दी बताइए। सेकंड मेंबर को। सेकंड मेंबर। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे आप पढ़िएगा आगे, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, जानते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सोडियम नहीं बनाता तो ये भी नहीं बनाता। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फर्स्ट मेंबर दिखाएगा, जबकि ये ग्रुप फर्स्ट में है, इसकी प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सबसे सेम होनी चाहिए, नहीं क्यों? एनोमलस बिहेवियर है। एनोमलस बिहेवियर का रीजंस क्या है? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं आप, तो आप आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ग्रुप सेकंड की प्रॉपर्टीज देखनी है तो हमें बेरिलियम को नहीं देखना है, मैग्नीशियम को देखना है। इसलिए कहा गया पीरियड थर्ड, ये भी पीरियड थर्ड में है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप सेकंड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेगा, इसलिए नाम पड़ा टिपिकल है आदमी, ये टिपिकल है। 13 ग्रुप को देखना है तो बोरॉन को नहीं देखेंगे, एल्युमिनियम को देखेंगे। कुछ तो बोलिए, आया समझ में? Yes, नो sir. सर। यस सर। क्या नहीं आया समझ में, बताइए। सर ये आया ही नहीं सर, कुछ भी समझ में। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगी? फर्स्ट मेंबर पर डिपेंड नहीं करती। ओके, यस सर। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका रीजन तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। लिथियम की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। और आप इंग्लिश पहले तो टिपिकल एलिमेंट की डिफिनेशन को पढ़ लें, बिकॉज दे डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर ओन ग्रुप। तो देखो इसमें सोडियम है ना, टिपिकल एलिमेंट है, तो सोडियम डिस्क्राइब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन देयर ओन ग्रुप। सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वही पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना हो तो फर्स्ट मेंबर को नहीं देखेंगे, किस मेंबर को देखेंगे? सेकंड मेंबर। Second. हाँ, तो सेकंड मेंबर ये हर ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगा ना? आपने नहीं पढ़ा, ये क्या लिखा मैंने, देखिए फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16। अच्छा सर, ठीक है, थर्ड, ये तो मैं तो लिख दिया ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आया देवेन समझ में? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, इसलिए कहा गया टिपिकल एलिमेंट। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा और। मतलब टिपिकल एलिमेंट का मतलब क्या? टिपिकल एलिमेंट कौन होता है? तो कहीं पीरियड थर्ड होता है। क्यों इसको टिपिकल कहा गया? तो आप कहिए कि भाई टिपिकल एलिमेंट इसलिए कहा गया कि किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करना हो कि उसके एलिमेंट कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो उस ग्रुप के सेकंड मेंबर को देखना, और सेकंड मेंबर को ही थर्ड पीरियड कहते हैं। फर्स्ट कोई कहेगा किसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज फर्स्ट मेंबर पर क्यों नहीं डिपेंड होगी? उसका रीजन ये है कि फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। जिसकी मिसाल मैंने दिया कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाता। लिथियम की इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। इसलिए कहा गया ग्रुप सेकंड में अगर टिपिकल एलिमेंट है तो मैग्नीशियम है सेकंड मेंबर। हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है, उसको कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर। इसकी मिसाल मैंने दी, किसी भी क्लास में टॉपर की जो प्रॉपर्टीज होती है बाकी स्टूडेंट से इंटायरली डिफरेंट होती है, तो वो टिपिकल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। या हम नहीं कहेंगे कि एक बच्चा बहुत ही तेज है तो सारा ये है, तो इसीलिए कहा गया नॉर्मल बच्चे को उठाकर कहा जाएगा इस प्रॉपर्टीज इस तरह। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तीसरा आइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे काम आएगा, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब ध्यान दीजिए क्या है, देखिए लिखिएगा नहीं। पीरियड सेकंड में कौन कौन आया था? मैंने बताया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और होता है, मैं इतना ही लिखा हूँ। पीरियड थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन फास्फोरस। और से सुनिए, डायगोनल कैसे बनाते हो? ऐसे ये डायगोनल बना कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ यार, Yes, sir. यस सर। ये Yes, डायगोनल, sir. ये डायगोनल, ये सब आपको आगे आएगा। ये सब सेकंड बुक में भी आएगा। असल ये जो मैंने एनोमलस बिहेवियर का है वो पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ये सब आएगा। एस ब्लॉक पूरा पढ़ना कि व्हाई लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर, व्हाई बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर इन ग्रुप C। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड पढ़ेगा तो सेकंड बुक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब उसी वही सब बातें आएंगी सेकंड बुक में। एस ब्लॉक पूरा पढ़ना है, उसमें यही सब नहीं आएगा तो फिर वहां परेशानी होगी। गौर से सुने, डायगोनल रिलेशन के बारे में दो बातें, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए। सर ये Li के बाद 3E और 3 लिखा है ना लाइक के बाद सर, पीरियड सेकंड में। बेरिलियम है, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. देखिए इसकी वजह से क्या होगा, गौर से सुनिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात गौर से अच्छे से, पहले देविन लिख लिया, तुम लिख लिया आपने? यस सर। आप सुने, देखिए सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड एंड थर्ड, जिसको मैंने बनाया बस यही, बाकी कोई नहीं। अब पढ़िएगा, लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आप देखिएगा, लिथियम नाइट्राइड बनाया, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, दोनों नाइट्राइड, दोनों की साइज में भी ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं, लगभग लगभग। ये सब पढ़ना है आपको सेकंड बुक में, यहाँ पूरा डिटेल नहीं, यहाँ बस टर्म्स की मीनिंग समझना है। डिटेल में वहां आपको इस ब्लॉक सेकंड बुक में पढ़ना है, आपसे पूछा जाएगा which properties of the beryllium and aluminum are similar due to diagonal relationship। कोई पूछे डायगोनल कौन शो करता है, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड। पहला पॉइंट, क्या ऑल पीरियड सेकंड, ऑल पीरियड नहीं, सम में कौन कौन, पीरियड सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और थर्ड में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। बोलिए हाँ या ना, समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए डिफरेंट पीरियड है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ब्लॉक, एस ब्लॉक भी है, एस ब्लॉक है, यहाँ देखिए ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक का है, अलग अलग पीरियड का है, अलग अलग ग्रुप का है, फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही है। उसका रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डायगोनल में आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर
डायगोनल ऐसे भी बन सकता था, लेफ्ट टू राइट ही क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्यों इस तरह ही का एरो है, ऐसे भी डायगोनल तो ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। अरे बोलिए। Yes, sir. इसका रीजन, इसका सुनिए, जैसे ये एरो बनाया गया और देखिए ऐसे समझिए आप अच्छे से, ये टॉप टू बॉटम हुआ तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज हुई। जैसे मैं बता रहा हूँ, लिथियम है, बेरिलियम है, और से सुनिए, अरे देवी नारा समझ में, बोरॉन है, यस सर। कार्बन है, यहाँ सोडियम है, यहाँ आपको क्या था, मैग्नीशियम। ये ग्रुप हुआ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड होता है। तो वही अगर बेरिलियम से मैग्नीशियम में, और से सुनिए, तो टॉप टू बॉटम, आप पढ़िएगा आगे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, पढ़े हो ना ग्रुप में, 9th 10th में पढ़े होगे, टॉप टू बॉटम ग्रुप में साइज बढ़ती है। अब बताओ, लेकिन लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, जल्दी बताइए, घटती है कि नहीं? तो वही है कि डायगोनल इसलिए बनाया गया कि अगर ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज कोई बढ़ रही है तो पीरियड की वजह से घट रही है, तो कंपनसेशन हो गया। तो मैग्नीशियम की साइज जितनी सी बढ़नी चाहिए, लेकिन पीरियड की वजह से घट रही है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई। अगर कोई कहता सर ऐसे होता तो अरे कुछ नहीं, टॉप टू बॉटम बढ़ रही है और ऐसे भी बढ़, उल्टा हो गया, तो बढ़ रहा है तो कभी सिमिलर नहीं होगा। ये कॉम्पनसेशन का मामला है। अगर कोई चीज इधर से बढ़ रही है तो इधर से घट रही है, तो दोनों मिलकर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट लिथियम के सिमिलर हो जाएगी। उसी तरह बेरिलियम का एल्युमिनियम के था, टॉप टू बॉटम कोई चीज बढ़ रही है तो लेफ्ट टू राइट घट रही है, तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम के। इसीलिए लेफ्ट टू राइट ही करना है कि अगर कोई चीज ग्रुप में बढ़ रही है तो लेफ्ट टू राइट घट रही, तो कंपनसेशन हो गया। बोलिए आया सब, न्यूट्रलाइज हो गया प्रॉपर्टीज। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। नो सर। हाँ, इंक्रीज हुआ, इधर से रिडक्शन हुआ, जितना से इंक्रीज इधर से रिडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी वजह यही, जबकि लिथियम मैग्नीशियम तो चलिए समझ में भी आता है कि भाई, जबकि बेरिलियम अलग ब्लॉक है, अलग ग्रुप है, अलग पीरियड है, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही है। उसकी वजह यही है कि भाई टॉप टू बॉटम कोई चीज इंक्रीज, इधर से डिक्रीज, कंपनसेशन होने की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम की तो लिथियम के बराबर होती है, उसी तरह बेरिलियम की एल्युमिनियम के बराबर होती है, उसी तरह बोरॉन की सिलिकॉन के बराबर। ये सब टर्म्स याद रखना है। हाँ, और डिटेल इस ब्लॉक में आएगा, यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टीज का कौन कौन सा नाम है वो अभी पढ़ना नहीं है। आया समझ में? आया, इस चैप्टर में उतना पढ़ना नहीं है, वो आगे आएगा। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। नो सर। No, sir. अब आइए, चलिए आज इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।